गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जम के पढ़ रहे होंगे। ऑफ कोर्स जम के पढ़ना है, मेरा बार बार यही कहना है, जम के पढ़ना है यार, ऐसा पढ़ो ना मजा आ जाए। ऑलराइट, सो अब हम इस सेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं मेंबरशिप वाले चैप्टर को। लास्ट इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको सेक्शन 6 के बारे में बताया था, जिसमें हमने बात की थी एक्सपल्शन ऑफ मेंबर, जो कि आप जानते हैं एक्सपल्शन ऑफ मेंबर इज एब्सोल्युटली वॉइड। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपल्शन का कोई भी प्रोविजन आर्टिकल में इंसर्ट करता है तो ये कंप्लीटली वॉइड होगा और इलीगल ट्रीट किया जाएगा, जैसा हम जानते हैं। बिकॉज सेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट एक्ट्स ओवरराइड आर्टिकल्स, मेमोरेंडम, रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग और एनी एग्रीमेंट, क्योंकि जो एक्ट में लिखा है वो प्रिवेल किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्ट में लिखी हुई बातों को कोई भी रेजोल्यूशन या मेमोरेंडम का कोई भी क्लॉज या आर्टिकल में कोई भी लिखा हुआ आर्टिकल ओवरराइड कर सकता है। तो एक्सपल्शन जो है ये एक एब्सोल्युटली वॉइड और इलीगल क्लॉज होगा। सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मैंने इसमें आपसे डिस्कस की थी, बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस एनके फिरोजियत में हमने इसको डिस्कस किया था। ऑलराइट, अब इस सेक्शन में हम लोग आगे की सेक्शन को समझेंगे। सेक्शन 88 को समझेंगे, रूल 3, 5 को समझेंगे, यहाँ पे सेक्शन 94, 91, ठीक है, इन सबको हम समझने वाले हैं। आप सिर्फ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई मेक श्योर दैट कि आप लोगों को ये देखते देखते याद हो जाएगा। बड़ी मजेदार चीज है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सुनिए, सेक्शन 88 कहता है, अब हमने समझ लिया कि हाउ टू बिकम मेंबर, याद होगा आप लोगों को, एज आई एक्सपेक्ट, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस किया हु कैन बी अ मेंबर एंड उसके बारे में डिस्कस किया सेशन ऑफ मेंबर। अब देखिएगा कंपनी क्या करेगा, कंपनी इन मेंबर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा? इन आरओएम, रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट, सो सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट किसके बारे में बात करेगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर, या ऑफ कोर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर। और ये मेंटेन करना हर एक कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन है। क्या सर? इसे मेंटेन करना, व्हिच मींस एवरी कंपनी, इसकी लैंग्वेज में कहता है एवरी कंपनी शैल कीप and maintain. Now dear students, listen very carefully when I'm saying section 88 of Companies Act 2013, then section 88 always read with rule 3 and 5 of Companies Management and Administration Rule 2014. क्या सर? हाँ जी, रूल 2014। सो क्यों? एक्चुअली मैं आपको सिंपल कर देता हूं इसको। सेक्शन 88 जो है वो बात करता है कि हर एक कंपनी को, एवरी कंपनी, व्हेन आई एम सेइंग एवरी कंपनी व्हिच मींस कोई भी कंपनी हो, और कंपनी कौन सा? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। सिंपल। कौन सा कंपनी? जो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। क्या सर? हाँ जी। फॉरेन कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। वो अपना कंट्री में, अपने के किसी अंडर, अपना कंट्री में, उस कंट्री में रजिस्टर्ड हुआ है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, इसलिए फॉरेन कंपनी नहीं। फॉरेन कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बहुत से जानते हैं आप लोग। ऑलराइट, नाउ गेट बैक टू वर्क। सेक्शन 88 क्या कह रहा है? एवरी कंपनी। क्या सर? एवरी कंपनी। प्राइवेट? हाँ जी। पब्लिक? हाँ जी। क्लियर? तो हर एक कंपनी को क्या करना होगा? शैल कीप एंड मेंटेन। नाउ लिसन, रूल 3 है ना, रूल 3 किसका? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 में डिफाइन हुआ है रूल 3। रूल 3 बात करता है कि क्या करना है, रखना क्या है, ये बताएंगे इसमें हम। और रूल 5 कह रहा है मेंटेन कैसे करना है, मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, आप सुनते चले जाओ बस। कह रहा है एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन, एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन। प्लीज बोलो यार, एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन क्या? रजिस्टर ऑफ मेंबर। सर कौन से? अब देखते चले जाओ आप, जो हम बोल रहे थे ना, कौन कौन से होंगे? शेयर होल्डर्स के, ठीक है। क्या सर? हाँ। अब देखो शेयर को डिवाइड करके देखो, शेयर कैसे तरीका होता है? इक्विटी, और दूसरा कौन सा टाइप है हमारे पास? प्रेफरेंस। आई होप दो तरह का टाइप है, सिंपल है। इसमें भी क्लास होती है, आप जानते होंगे। तो एवरी कंपनी शैल कीप व्हाट? एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन क्या? रजिस्टर ऑफ मेंबर of each class of what? Equity share and preference share of each member. Sir, each member, हाँ जी। तो क्या करें? Every company shall keep what? Every company shall keep and maintain what? Each class of equity and preference shares of each member, हर एक member का। और वो कहाँ रहता हो?
resides in India, या फिर दूसरा क्या, आउटसाइड इंडिया। सिंपल है, आप जानते हैं। मैंने अभी बताया आपको, मेंबरशिप एक्वायर कर ली, आप इंडिया में रहते हैं तो आपका नेम कहां चला जाएगा? अगर आपने कंपनी के इक्विटी शेयर लिया या प्रेफरेंस शेयर लिया है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में। वेदर यू रिसाइड्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय सर? अगर कोई फॉरेनर है ना, मैंने बता रखा है, फॉरेनर कैन बिकम अ मेंबर, आंसर इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फेमा एक्ट। याद आ रहा है? तो वो जब बाहर रहता हो उसका रिकॉर्ड का मेंटेन करना है रजिस्टर ऑफ मेंबर में। कौन सेक्शन? सेक्शन 88। सिंपल सिंपल एकदम। आपसे कह रहे हैं सेक्शन 88 क्या कहता है? एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन, एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन व्हाट? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब किसकी बात कर रहा है? ईच टाइप ऑफ व्हाट? ईच क्लास ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ईच मेंबर whether resides in India और outside India, चाहे अंदर रहता हो चाहे बाहर रहता हो इंडिया के, उन सबका हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। पहला बात। दूसरा बात, अगर हम समझे, पहली बात तो समझ में आया आपको ये। दूसरा बात क्या कह रहे हैं, ध्यान से पकड़ लो। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। क्या सर? हाँ जी, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। तीसरा बात सुन लीजिएगा, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटीज होल्डर। क्या सर? हाँ, अगर किसी और तरीके की सिक्योरिटीज लाइक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, प्योर इंस्ट्रूमेंट्स, अगर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कोई और सिक्योरिटीज कंपनी ने इश्यू कर रखी हैं तो उसके लिए भी कंपनी को एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना होगा। सिंपल एकदम। तो हमने बोला कि सेक्शन 88 क्या बोलता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करने का, किनका? ईच क्लास ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ईच मेंबर रिसाइड्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया में रहते हैं उनका भी, और जो इंडिया के बाहर रहते हैं उन्होंने हमारे शेयर्स ले रखे हैं, उनका भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। दूसरा बात, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। तीसरा, इंडियन सिक्योरिटीज होल्डर। एकदम सिंपल। अब जो रजिस्टर आ रहा है ना, ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से बात पकड़ना यहाँ तक का। इसमें इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शेयर्स का जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होता है, जिसमें बोलते हैं डिपॉजिटरी के अंदर। ठीक है, तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं रिकॉर्ड्स मेंटेन अंडर सेक्शन 11। कैसा? सेक्शन 11, अंडर सेक्शन 11 ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। क्या सर? हाँ, रिकॉर्ड्स मेंटेन अंडर सेक्शन 11 ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। क्या सर? वापस बोल लीजिएगा, सेक्शन 11 किसका? डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। देखो यार, जोश के साथ पढ़ो तब मजा आए, डर लोगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज ताकत लगा दीजिएगा, मजा आएगा। अगर थोड़ी देर भी पढ़ना है तो पूरी ताकत के साथ। तो सेक्शन 11 किसका है? डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो बेनिफिशियल ओनर्स होंगे उनके रिकॉर्ड्स का मेंटेन हो रहे हैं सेक्शन 11। कौन मेंटेन कर रहा है? डिपॉजिटरी। तो क्या इसे कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर माना जाएगा? हाँ जी, क्योंकि कंपनी का जो आरओ में ना, अगर कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिकली, अब समझो ना, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स या मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स जिन पे सेक्शन 11 एप्लीकेबल हो गया, उन कंपनीज के रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली, मेंबर्स के रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होंगे। इस पे सेक्शन 11 सिंपल। तो कहता है रिकॉर्ड्स। अब देखो यहाँ पे आपका तरीका, कौन लोगों का? बेनिफिशियल ऑनर्स। सर बेनिफिशियल ऑनर्स? हाँ जी। So records of beneficial owner maintained under section 11 of Deposit Act 1996 shall be deemed to be corresponding of register and index. Index बताने वाला हूँ क्या है, बात पकड़ में आया? तो corresponding मतलब इसे भी मान लिया जाएगा क्या कि कंपनी सेक्शन 88 को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर नहीं किया ना तो वायलेशन पे पेनल्टी लग जाएगा। क्लियर है? अभी बताएंगे कैसे पेनल्टी लगेगा, कितना लगेगा। आई होप सेक्शन 88 का बात सिंपल आपको मैंने बताया। पहला, every company shall keep and maintain what? किसका? Each class of equity and preference share of each member if they reside in India or outside India. दूसरा, every debenture holders, अगर debenture holders उनका रजिस्टर बनेगा, and other security holder and beneficial owners recorded under section 11 of Depositories Act 1996 shall be deemed to be corresponding of register and index. Simple. And last one is foreign register. क्या? फॉरेन रजिस्टर, फॉरेन
फॉरेन रजिस्टर। सर फॉरेन रजिस्टर, हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है संजय का, अगर कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू की हुई हैं आउटसाइड इंडिया, सिंपल बात एकदम क्लियर है, ये ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो सिक्योरिटीज इशू किया उसमें से कई सारे हमारे जो सिक्योरिटीज होल्डर हैं वो कहाँ रहते हैं, आउटसाइड इंडिया। अब कंपनी को लगता है कि यार हमें बाहर के लिए भी रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए ताकि वहां के जो आउटसाइडर्स हमारे फॉरेनर्स हैं वो उस रजिस्टर को चेक कर सकें, जाके इंस्पेक्ट कर सकें। सिंपल है। तो इसके लिए कंपनी क्या कर सकता है, अपना आउटसाइड इंडिया भी रजिस्टर मेंटेन कर सकता है। सिंपल है, इसको हम समझेंगे। कह रहे हैं कि फॉरेन रजिस्टर, अब एक बात समझना, दो तरह का रजिस्टर बन रहा है यहाँ पे, अलग अलग जो हो रहा है। एक बोलते हैं, जब हम सिक्योरिटीज की बात करेंगे तो जो इंडिया में मेंटेन हो रहा है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल रजिस्टर। सिंपल, किसे बोलेंगे, प्रिंसिपल रजिस्टर, जो इंडिया में मेंटेन हो रहा है। सिंपल। और जो आउटसाइड इंडिया है वो फॉरेन रजिस्टर। तो जो फॉरेन रजिस्टर में जितनी भी एंट्री की जाएगी ना, एंट्री मतलब समझ रहे हैं ना, कौन अपडेट्स, जो भी अपडेट्स उसमें रखी जाएंगी कि भाई कौन मेंबर बना, कौन मेंबर चला गया छोड़ के, ठीक है, उसकी सारी की सारी एंट्रीज, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहां ट्रांसफर करनी है टाइम टू टाइम, प्रिंसिपल रजिस्टर। कहां पर, इन इंडिया। सिंपल एकदम। कितना कितना रजिस्टर हो गया आप सोचो ना, रजिस्टर ऑफ ईच क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ईच मेंबर। सिंपल। सेकंड, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। थर्ड, अदर सिक्योरिटीज होल्डर। फोर्थ हमने क्या समझाया, beneficial owners recorded, beneficial owner record as per section 11, except for section 11 of deposits at 1986 shall be deemed to be a corresponding register and index। बिल्कुल सेक्शन 88 को सेटिस्फाइड कर देगा। अगर सेक्शन 11 ऑफ डिपॉजिट एक्ट 1986 में आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, देयर इज नो वायलेशन। सिंपल है, मतलब हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एंड फॉरेन रजिस्टर, आई होप याद हो रहा होगा, समझना आ रहा होगा। क्लियर? ऑलराइट, अब एक बात सुनिएगा आगे का फटाफट से। सर आपने बताया रूल 3, अब आप पकड़े चले जाओ। देखो रूल 3 क्या कहता है, मैंने बोला था आपको कीप, आपको वर्ड समझा था कीप, मैंने रूल 3 के लिए वर्ड यूज किया कीप। अब देखिए कीप का मतलब यहाँ पे किस सेंस में निकल रहा है। अब देखो याद करो फटाक से, आप कहता है कंपनी है ना, कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर है, माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप जानते होंगे, मैं जब बोल रहा हूं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसका मतलब वो पढ़ चुके हैं, जानते हैं इस कंसेप्ट को, ठीक है। सो अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, सो फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन से रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए, MG, क्या सर, MGT1, MGT1, dear, MGT1, it's MGT1। अगर कंपनी, if company is limited by shares, so from the date of registration of such company shall maintain the record in MGT1, form number MGT1। कौन सा फॉर्म है, MGT1। वापस बोल दीजिए एक बार, अगर कंपनी कौन सा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मेंटेन, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ के देख लीजिएगा, बड़ी मजेदार बात है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि कंपनी बन गया ना, आज रजिस्ट्रेशन मिल गया ना, क्योंकि इसका मेंबर लोग है ना, इनका कौन सा फॉर्म लगेगा, MGT1 के अंदर, फॉर्म नंबर MGT1 के अंदर मेंबर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। कौन सी कंपनी को, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सर कंपनी इज नॉट लिमिटेड बाय शेयर्स। अब देखो लॉजिकल बात है, जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल है, जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल है, मैं कह रहा हूं जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल है, उस कंपनी के लिए मैंडेटरी है MGT1 में ही फॉर्म मेंटेन करना। सिंपल। लेकिन जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल नहीं है, उन्हें क्या करना है मेरे बच्चों, ध्यान सुन जाओ। देखो उन्हें जनरली क्या मेंटेन करना है, नेम ऑफ द मेंबर। देखो जनरली हम रिकॉर्ड के लिखेंगे, सोच देखना, नेम ऑफ द मेंबर। अगर मेंबर कंपनी हो सकता है, आंसर कमेंट बॉक्स में करना, क्या कंपनी मेंबर हो सकता है, क्लियर, आई होप कर दिया होगा। एनीवेज, सो कंपनी अगर मेंबर है तो सुनो ना, कंपनी का नेम ऑफ द पर्सन, तो उसका एड्रेस, कंपनी का मेंबर है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। सिंपल। पैन नंबर, टेन नंबर, क्लियर हो रहा है, पैन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। मतलब सर उसकी नेशनलिटी कहाँ रहती है, उसका ऑक्यूपेशन, जो पर्सन है मेंबर का ऑक्यूपेशन बताना पड़ेगा, जनरल डिटेल्स, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर, डेट ऑफ सेसेशन ऑफ मेंबर, जिस दिन बना था वो डेट, कब से किस दिन छोड़ चला गया वो डेट, कोई अमाउंट, गारंटी का अमाउंट जो है
उसकी डिटेल, एनी अदर इंटरेस्ट या कोई एनी अदर इंस्ट्रक्शन जो मेंबर ने दिए, लाइक रिसीव ऑफ नोटिस पे उसने बोल रखा कि भाई ये जो कंपनी की जनरल मीटिंग का नोटिस जो होगा ना वो मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस पे नहीं भेजने का, मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे भेजना, किसी और का एड्रेस पे बोल रहा है, तो वो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो भी मेंटेन करेंगे। तो जनरल बातें हैं हम लोग ऐसे केसेस में मेंटेन करेंगे जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। सर कौन सा कंपनी हो सकता है? लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल, आपको बताए थे कंपनी में दो तरह का समझो ना, टू फोल्ड लायबिलिटी हो सकता है इसमें भी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, ऐसा दो तरह का हो सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है उस कंपनी को जनरल फॉर्मेट में मेंटेन करना पड़ेगा। जनरल फॉर्मेट क्या है? नेम ऑफ द पर्सन, ये अगर पर्सन कंपनी है तो नेम ऑफ द पर्सन प्लस इनका एड्रेस, एड्रेस अगर कंपनी का बोलेंगे तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, पैन नंबर, सिंपल है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये इनकी आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी प्रूफ जिसे बोलते हैं, क्लियर है। नेम ऑफ द स्पाउस, फादर मदर नेम, डेट ऑफ बिकमिंग, कब से मेंबर बने, सेशन ऑफ मेंबर जिसे छोड़ दिए, एनी अदर इंटरेस्ट, गारंटी अमाउंट या एनी अदर इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग द नोटिस ऑफ द मीटिंग, क्लियर क्लियर एकदम। नाउ ये हमने बताया आपको रूल 3 के बारे में। अब रूल 5 के बारे में सुनिएगा। रूल 5 कहता है मेंटेन के ऊपर फोकस करता है, मतलब सर रजिस्टर ऑफ मेंबर कैसे मेंटेन होगा, रजिस्टर मेंबर कैसे मेंटेन होगा, सही है, याद करना तरीका 2 मिनट में याद करेंगे हम सब चीजें। हम तो सीधी सी बात बोल रहे हैं आपको, पढ़े तो ऐसे पढ़े कि मजा आ जाए, नहीं तो क्यों सजा बनाए। आइए आगे देखते हैं। रूल 5 जो बेसिकली बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, ये फोकस कर रहा है आप पर इस बात पर कि मेंटेन, टाइम टू टाइम आपको मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने का मतलब है किस सेंस में, देखिएगा हम ये कह रहे हैं आपसे विद इन, देखो मैं ब्रेक करके बोल रहा हूं आपको, ठीक है, विद इन 7 डेज एंट्री shall be made, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री shall be made within 7 days। 7 days किस केस में होता है, ध्यान से देखिएगा, within 7 days of approval, of board of directors or its duly constituted कमिटी। ये किस चीज को अप्रूव करेगा, अप्रूव किस चीज को करेगा, या तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को या फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। व्हाट सर, हाँ देखो समझो ना, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छुपा हुआ है, बताता हूं आपको, देखिए रजिस्टर मेंटेन कर लिया, अब ध्यान से सुनते जाओ। रूल 5 कहता है अगर कंपनी ने शेयर्स, मान लीजिए कंपनी ने शेयर्स, कंपनी में ऑलरेडी शेयर्स हैं, ठीक है, ए ने बी को शेयर अपने भेज दिए, क्या करा कंपनी ने ध्यान सुनिएगा, ए ने कंपनी एबीसी लिमिटेड के शेयर्स ले रखे हैं, उसने अपने शेयर्स बी को भेज दिए, तो ये ट्रांसफर हुआ ना, ए और बी के बीच शेयर ट्रांसफर हुए, तो क्या होगा यहाँ पर, अब इस ट्रांसफर के लिए क्या करेंगे दोनों, एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करेंगे और वो किसको देंगे, कंपनी को, ठीक है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ना, उनके पास है पावर है कि वो उसे अप्रूव करें, ठीक है, अप्रूव करें। अब अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया ना, तो अप्रूव होने के ठीक 7 दिन के अंदर, विद इन 7 days फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ सच ट्रांसफर और अलॉटमेंट, क्या अलॉटमेंट हो सकता है, एंट्री कहां जाना चाहिए, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, सिंपल है, उसका नेम कहां अपीयर होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। सर कब, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब मेरे बेटा प्लीज ध्यान सुनिएगा, एक्चुअली यही मेरे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इट्स ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी। एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा गया है, न्यू सिलेबस में पूछा गया है, ध्यान सुनिएगा, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर ट्रांसफर करने की पावर किसी कमेटी को डेलीगेट कर सकता है, आंसर इज यस। शेयर ट्रांसफर को अप्रूव करने की पावर, हाँ वो अपनी कमेटी को दे सकते हैं, शेयर ट्रांसफर करने की पावर क्या किसी एजेंसी को दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। जब शेयर्स डीमैट फॉर्म में होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और ट्रांसफर होते हैं तो ये पावर डेलीगेट की जाती है, एकदम सिंपल है। लेकिन यहाँ देखिएगा वो क्या लिखा हुआ है, ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी, ये किसी कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी को एक्सप्रेसली पावर दी गई हो, ये इंप्लाइड पावर नहीं होनी चाहिए, ये एक्सप्रेस होनी चाहिए, सिंपल एकदम। आई होप याद आ रहा होगा आपको।
तो पहला मैंने बोला कि रूल 5 कहता है एंट्री शैल बी मेड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इट्स कमिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये बात आपको मेंटेन करना है पहला। दूसरा, सर कहां पर मेंटेन करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन राइज होता है कहां पर मेंटेन करना है, रजिस्टर को मेंटेन तो करना है, कहां करना है। आई होप आप लोगों को आंसर आ चुका है, रजिस्टर ऑफिस एग्जैक्टली। लेकिन ध्यान सुनिएगा, कहता है मेंटेन एट रजिस्टर्ड ऑफिस। यहीं पर क्यों अलग एक क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान सुनते जाइएगा। हम कह रहे हैं मेंटेन क्या करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस। मेंटेन क्या करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस। सुनिए एक और बात, एक और बात कहता है एनी अदर प्लेस विदिन, एनी अदर प्लेस विदिन सिटी, टाउन, विलेज, विदिन सिटी टाउन और विलेज, विदिन सिटी टाउन और विलेज। कहता है सर पहले क्या मेंटेन करना है, ऑफिस पे करो। कहां पर, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करो। सर लेकिन वहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर एक काम कीजिएगा, विद इन टाउन सिटी और विलेज मेंटेन कर सकते हैं। कहां पर, विद इन टाउन सिटी और विलेज। कहां पर, वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। फॉर एग्जांपल अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, और सुनिएगा उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे फॉर एग्जांपल आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है लक्ष्मी नगर में आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो दिल्ली में ही आप किसी अदर प्लेस पे भी मेंटेन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट क्या इट रिक्वायर्स SR स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। प्रोवाइडेड दैट मतलब अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन नहीं कर रहे हैं और कहीं और मेंटेन करते हैं, देन दिस कंपनी हैज टू पास व्हाट, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना जरूरी है, सिंपल एकदम। अच्छा, और यही एक और बात सुनेगा, क्या सर इंडिया में कहीं भी मेंटेन कर सकते हैं? वापस सुनिएगा, हम क्या करें, क्या ऐसा हो सकता है हम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है इंडिया में कहीं पर भी मेंटेन कर लें? सर या रजिस्टर ऑफ मेंबर या हमारे डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर इंडिया में, क्या देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा अगर आता है एग्जाम में, इंडिया में कहीं और भी मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन सुनिएगा ध्यान से। अगर इंडिया में, ये बात क्लियर हो गया, अगर सिटी में ही कहीं और करना है, सिटी टाउन विलेज, सिटी टाउन और विलेज में कहीं और करना है, एक्सेप्ट रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं करते हैं, तो ऐसा पास करना पड़ेगा, सिंपल। दूसरा सुनिएगा, अगर हम कह रहे हैं इन इंडिया एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कहीं पर भी, अब देखते हैं कंडीशन क्या है, इसके लिए करना क्या, होना क्या जरूरी है। इफ more than 1/10, सर more than 1/10 total number of member, 1/10 total number of member, वापस बोलेगा, if more than 1/10, more than 1/10, सर 1/10 कैसे निकालेंगे, सपोज 100 मेंबर है तो 1/10 कितना हो गया, 10 ना, लेकिन इससे ज्यादा बोल रहे हैं, कितना, 11, क्लियर। so if more than 1/10 of total number of member entered in the register of member reside। सर इसका मतलब क्या है, सुनिए ना, एक कंपनी में किसी पर्टिकुलर सिटी से एक 1/10 से ज्यादा मेंबर्स बिलोंग करते हैं। मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो जयपुर में है, ठीक है, लेकिन मेरी कंपनी के अंदर मोर देन जो 1/10 मेंबर्स हैं, मेंबर्स है वो डिबेंचर होल्डर्स हैं, हमारा शेयर होल्डर कैटेगरी का लोग आ रहा है, वो लोग मोर देन कितना, 1/10, मोर देन कितना, मोर देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, वो दिल्ली से हैं, तो क्या वहां मेंटेन कर लें? चलिए कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा क्या करना जरूरी है उसके लिए, SR इन जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ जाएगा इन जनरल मीटिंग, एकदम क्लियर है। अगर कंपनी ऐसा करता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर को इंडिया में कहीं पर भी मेंटेन करना चाहता है, तो पहला कंडीशन चेक करना पड़ेगा आपको, क्या ऐसा है कि मोर देन 1/10 मेंबर्स उस पर्टिकुलर एरिया से हो, अगर है तो पहले कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है कि वो मेंटेन कर सकती है, सिंपल है, एकदम क्लियर। आपको एक बात समझ आ रहा होगा अच्छे से,
कि अगर वैसे तो जनरली कहता है प्रोविजन रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करो, दूसरा कहता है अगर विद इन टाउन सिटी विलेज कर जाते हो तो इस साल पास करो। हॉर्डन ने बताया कि अगर ऐसा होता है कि मोर देन 1 मेंबर किसी और जगह से मेंटेन बिलोंग करता है तो वहां पर भी मेंटेन कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में इन इंडिया आउटसाइड इंडिया नहीं, क्लियर, इन इंडिया। ऑलराइट, ये कंडीशन हमने बताया। दूसरा जो पास करना मेंटेन करना पड़ेगा, पहला बताया विद इन 7 डेज में एंट्री होना, अप्रूवल डायरेक्टर का अप्रूवल या कमेटी का अप्रूवल से इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर और अलॉटमेंट। अलॉटमेंट किसका? शेयर नहीं, सिक्योरिटीज। शेयर में कहाँ बोल रहा हूँ, शेयर है, डिवेंचर्स हैं, अदर सिक्योरिटीज, इनका ट्रांसफर होने का 7 दिन के अंदर एंट्री होना चाहिए। सिंपल। कौन से फॉर्म में मेंटेन करेंगे? रजिस्टर ऑफ मेंबर का बात करेंगे तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में कौन सा फॉर्म है? MGT 1, क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में, ध्यान सुन दीजिएगा, अगर कोई चेंज हुआ, अब जनरल प्रोविजन है, फटाफट समझाओ। देखो, if there is any changes occurs related to डेथ हो गया मेंबर का, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, क्या सर? डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, नेम चेंज हो गया। आप लोग भी देखो कैसे, मान लीजिए अपना एड्रेस चेंज करवाते हो या आपका नेम में कुछ चेंज होता है तो आप आईसीसी को इंटीमेट करते हो क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स में कुछ और लिखा हुआ है, तो आप आईसीसी को इंटीमेट करते हो। ऐसे यहाँ बोल रहे हैं कि अगर किसी मेंबर का नेम चेंज हो गया, एड्रेस चेंजेस हो गए हैं, तो इंटीमेट करेगा। किसको करेगा? कंपनी को। कंपनी उसका नेम चेंज करेगा या एड्रेस चेंज करेगा। तो हम कह रहे हैं इफ एनी चेंजेस ऑकर्स रिलेटेड टू डेथ ऑफ द मेंबर, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर या चेंज ऑफ नेम और एनी अमाउंट ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, या उसका कोई पैसा कहां ट्रांसफर हो गया? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। ये आप जानते होंगे डिविडेंड के केस में होता है, ठीक है। अगर आप 7 साल तक कॉल नहीं करते तो ट्रांसफर हो जाता है पैसा। मैं डिविडेंड में समझाऊंगा आपको डिटेल में। तो वो पैसा कहाँ चला गया? कहाँ चला गया उसका? कहाँ चले गया उसका शेयर्स? सुनना, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। तो ये चेंजेस हो गए ना, क्योंकि रिकॉर्ड में कुछ और लिखा था, अभी कुछ और हो चुका है। डेथ हो गया उसका, इंसॉल्वेंसी या फिर चेंज ऑफ नेम या फिर अमाउंट ट्रांसफर टू एनी चेंजेस, और कहां पर? ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। देन एंट्री शैल बी मेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर विद द एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस की वजह से हमने ये लाइक डेथ हो गया, तो एक्सप्लेनेशन दीजिएगा उसका। क्लियर? अब एक और बात सुन लो, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, उसका प्रमोटर, लिस्टेड कंपनी होती है whose securities are listed on RSC मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी कंपनी, कौन सी? जो कि लिस्टेड है, और लिस्टेड कंपनी के अगर प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डिंग प्लेज करा हुआ है, प्लेज मतलब जानते हैं, इससे पहले वाले बताएंगे, प्लेज किया हुआ है या हाइपोथिकेशन है या चार्ज क्रिएट किया हुआ है या लीन एक्सचेंज हुई है, ठीक है, तो उसका भी डिटेल रजिस्टर ऑफ मेंबर में विद इन 15 डेज में देना पड़ेगा। कब से? व्हेन द इवेंट ऑकर्स, जब भी ऐसा घटना हुआ। तो क्या कहना चाह रहे हैं, सुनिएगा। इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी प्रमोटर, या इफ वापस सुनना, इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटीज प्रमोटर, इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटीज प्रमोटर, particulars of charge plus hypothecation or lien shall be maintained in the register of member within 15 days of happen of such event। मतलब अगर उसने अपने शेयर्स, लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर्स लीन किए हो गए हैं या प्लेज किए गए बैंक के साथ में, किसी फाइनेंशियल के साथ में प्लेज किए हैं, तो 15 दिन के अंदर जब से हो गए हैं एंट्री करना पड़ेगा। या फिर अगर वही लिस्टेड एंटिटी का प्रमोटर कोई जॉइंट वेंचर के साथ एंटर होता है, क्या करता है? जॉइंट वेंचर किसी दूसरी एंटिटी के साथ में, ठीक है, उस जॉइंट वेंचर के लिए उसने उस लिस्टेड एंटिटी के शेयर्स, उस लिस्टेड कंपनी के शेयर्स प्लेज किए हैं, एप्लीकेशन किए हैं, या फिर देखो पहला वाला केस में होता है वो खुद के शेयर्स प्रमोटर की होल्डिंग प्लेस कर रहा था, उसकी डिटेल गई थी। दूसरा वाले में क्या हो रहा है? लिस्टेड एंटिटी जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहा है और लिस्टेड एंटिटी के शेयर्स प्लेस किए गए फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर विद अदर कंपनी। तो इसका भी डिटेल कितने दिन में? 15 डेज में देना पड़ेगा। आई होप याद हो रहा होगा आपको, क्लियर है? ऑलराइट, ये रूल 5 में बातें थी, सिंपल सी 4-5 बातें हैं। ऑलराइट, अब सुनिएगा, क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये एंट्री का आपको कुछ भी कर देंगेगा? नहीं, सुनिएगा, रूल 5 आगे बोलता है ऑथेंटिकेशन। ये एंट्री जो भी हो रही है ये ऑथेंटिकेट होंगी। सर ऑथेंटिकेट होंगी? हाँ जी, सुनिए ध्यान से। ऑथेंटिकेट करेगा कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी या फिर कोई पर्सन, कोई और ऑफिसर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज करेंगे। आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लॉ आपके लिए साफ साफ कहता है कि कंपनी सेक्रेटरी उन एंट्रीज को ऑथराइज करेगा। सर ऑथराइज करने का मतलब सिग्नेचर, क्लियर है? या फिर किसी और पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करे, क्योंकि कई ऐसी कंपनीज जहां पे ऑथराइज कंपनीज सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है,
सर वो कैसे पता चलेगा? याद करिएगा रूल 8 एंड 8A पढ़ाए हैं पहले, ठीक है। तो जिन कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी है वो ऑथराइज करेंगे एंट्रीज को, ठीक है, जिनमें नहीं है उसको बोर्ड ऑथराइज करेगा किसी और पर्सन को, ठीक है। अब बेटा हम आपको क्लियर बता दें, जितनी हमने बातें पढ़ी ना, अगर डिबेंचर होल्डर्स का या अदर सिक्योरिटी होल्डर का रजिस्टर बना रहे हैं तो उनका फॉर्म होगा MGT 2, याद रहेगा? क्लियर एकदम? कोई डाउट यहाँ तक? अब इसमें हमने कुछ प्रोविजंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर चैप्टर की और डिटेल में जाएं तो चलिए मैं आगे भी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे फटाफट से, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। सुनिए, अब हम आपसे कह रहे हैं कि आपने रजिस्टर MGT 1 में रजिस्टर मेंटेन कर लिया, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स का जितना भी था, ठीक है, मेंबर्स मेंबर्स। अब हम बात करेंगे डिबेंचर होल्डर्स का, उनका हमने MGT 2 में मेंटेन कर लिया, अदर सिक्योरिटीज होल्डर का सेम प्रोविजन ऐसे ही चलेगा, सेम उनमें भी, ठीक है। अब मैं आपको छोटी छोटी बात बताता हूँ। इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, देखिए रजिस्टर मेंटेन करना मैंडेटरी है, लेकिन कंपनीज हैविंग, ध्यान सुनिएगा, जिन कंपनीज में 50 और मोर मेंबर्स हैं उन्हें इंडेक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा साथ में। सर इंडेक्स क्यों? एक्चुअली देखिए रजिस्टर ऑफ मेंबर को इंस्पेक्ट करना, मेंटेन करना ये तो मैंडेटरी है, लेकिन हमें क्विकली चेक करना है, याद देखिएगा, आपको एग्जांपल दे समझाऊंगा अभी। हमें क्विकली चेक करना है कौन कौन किसके पास क्या क्या होल्डिंग है, सिर्फ इतनी, कौन मेंबर का कितना होल्डिंग है, इमीडिएट रेडिली फाउंड कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए मेंटेन करना जरूरी है कंपनीज को इंडेक्स भी। आपने ध्यान से देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी बुक को पढ़ते हैं तो बुक में पहले आपको इंडेक्स दिखता है। अब आपको इंडेक्स का बेनिफिट क्या मिलता है? फॉर एग्जांपल आपको फोलियो पेज नंबर पता है, इंडेक्स में फोलियो लिखा हुआ है, ठीक है, आई होप पता होगा फोलियो में कह रहा हूँ आपको। तो किसी पर्टिकुलर मेंबर का नाम लिखा हुआ, मान लीजिएगा एंट्री नंबर 45, उसका फोलियो नंबर लिखा हुआ है। तो जब आप रजिस्टर मेंबर उसके डिटेल में जाएंगे, जब भी उस मेंबर के डिटेल देखना चाहेंगे तो रजिस्टर में क्विकली आप देख सकते हैं, क्योंकि उस फोलियो नंबर से उस पूरे रजिस्टर के ऑफ मेंबर के अंदर आप इमीडिएट वो फोलियो से उस मैच करके उस पेज को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सर्च करने बैठेंगे, ठीक है। तो इंडेक्स हमको इसलिए बेनिफिशियल होता है। लॉ कहता है जिन कंपनीज में 50 से कम लोग हैं, मेंबर्स 50 से कम है, कंपनी हैविंग लेस देन 50 मेंबर्स, मैं फिर बोल रहा हूं, कंपनी हैविंग लेस देन 50 मेंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंडेक्स, बट जिनमें 50 और ज्यादा है उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा इंडेक्स, मतलब रजिस्टर प्लस इंडेक्स मेंटेन करना पड़ेगा। सिंपल एकदम, आई होप एकदम पकड़ में आ गया होगा, क्लियर। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं, यहाँ देखिएगा सेक्शन 94 की, ध्यान सुन लीजिएगा, 5 मिनट रखेगा और है। सेक्शन 94 कहता है प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन, दो वर्ड आ गए, कीपिंग एंड इंस्पेक्शन। मेरे बच्चों आप समझ गए होंगे कीप कहां पर होगा, कहां रखेंगे। देखो सुन लो, रजिस्टर जितना भी हम रजिस्टर का बात कर रहे हैं ना, रजिस्टर मेंबर ऑफ रजिस्टर मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स, प्लस एनुअल रिटर्न्स जो भी फाइल किए हैं, कैसा एनुअल रिटर्न्स जो भी फाइल किए हैं, सेक्शन 92 में कंपनी जो एनुअल रिटर्न्स अपनी फाइल किए ना वो कहां मेंटेन होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। वापस सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम कह रहे हैं कि कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स का डिटेल या सिक्योरिटी होल्डर्स का डिटेल कहां मेंटेन होगा, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। प्लस एनुअल रिटर्न्स जो है कंपनी की वो भी कहां मेंटेन होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में। मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं इस बारे में। एनुअल रिटर्न केस में फाइल होती है सेक्शन 92 में, बोलो एनुअल रिटर्न फाइल होती है सेक्शन 92 में, कहां मेंटेन होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। सर क्या मैं सुन रहिएगा, क्या मैं इसे कहीं और मेंटेन कर सकता हूं इन इंडिया? ध्यान रखिएगा, आप बताए थे आप मेंटेन कर सकते हैं कितना, इफ मोर देन 1/10 member, total number of members, more than one total number of members reside in any other area ना, in India, तो वहां पर भी मेंटेन कर सकते हैं, but you have to pass SR in general meeting, सिंपल एकदम। अब एक बात को सुनेगा बहुत ध्यान से, ये हमने बात किया था आपसे कीप रखने का, अब हम बात करें इंस्पेक्शन, कौन कौन इंस्पेक्ट कर सकता है। यहाँ छोटा छोटा प्रोविजन ध्यान सुनेगा, जो भी मेंबर होगा ना कंपनी का शेयर होल्डर, वो लोग, प्लस डिबेंचर होल्डर्स हैं वो लोग, चाहे तो वो सिक्योरिटी होल्डर्स, इवन एनी अदर पर्सन, ना तो वो मेंबर है ना डिबेंचर होल्डर ना कोई सिक्योरिटी होल्डर है, लेकिन कोई आउटसाइडर है, क्या वो ऑब्जर्व कर सकता है कि इंस्पेक्ट कर सकता है? आंसर इज यस। कभी भी आ सकता है? नहीं, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, और उस बिजनेस आवर्स में आर्टिकल में लिखा होगा स्पेसिफिकली टाइम, बट एटलीस्ट कम से कम आपको दिन में पूरा 24 घंटा नहीं, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स 24 घंटे नहीं,
ड्यूरिंग द बिजनेस यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 वर्किंग आवर्स इन ईच वर्किंग डे। क्या सर? हाँ, हर एक वर्किंग डे पे कम से कम आपको उन्हें 2 घंटे का इंस्पेक्शन टाइम देना पड़ेगा। आर्टिकल में लिख सकते हैं कि किस टाइम आना होगा, या देखिएगा ऐसा कोई बाउंडिंग प्रोविजन नहीं है, बट आर्टिकल बोल सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। हो सकता है वो कंपनी वो बिजनेस आवर्स सुबह के तो कोई 2 घंटे, दोपहर के तो कोई 2 घंटे, या फिर शाम के 2 घंटे कंपनी के आर्टिकल में प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन ये रीजनेबल टाइम देना जरूरी है। क्लियर है? कोई डाउट्स पे? तो रीजनेबल टाइम के पीरियड में मेंबर या फिर डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स या एनी अदर पर्सन इंस्पेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर कोई एनी अदर पर्सन इंस्पेक्ट करेगा तो हर एक इंस्पेक्शन की जो मैक्सिमम फीस है वो 50 रुपीज है। सिंपल है। आर्टिकल इससे कम बोल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। आर्टिकल में पर इंस्पेक्शन बाय एनी अदर पर्सन, क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या एनुअल रिटर्न्स को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। देखिएगा आउटसाइडर, एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी में सबसे बता दो, प्राइवेट कंपनी के एनुअल रिटर्न्स इंस्पेक्ट करना आउटसाइडर को परमिटेड नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कहूं, ध्यान सुनिएगा, आउटसाइडर अगर इंस्पेक्ट करेगा तो क्या उसको पैसा देना पड़ेगा? हाँ जी, पर इंस्पेक्शन जो होगी, ईच इंस्पेक्शन मैक्सिमम जो रुपीज है वो 50 रुपीज है। क्लियर है? सर मेंबर है ये डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर या आउटसाइडर, क्या उसमें से एक्सट्रैक्ट नोट कर सकते हैं? मान लीजिएगा ये रजिस्टर ऑफ मेंबर है, मान लीजिएगा मेरे पास में ये रजिस्टर ऑफ मेंबर आ गया, क्या मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट नोट कर सकता हूँ? हाँ। इसका कोई पैसा नहीं, फ्री है, विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस। क्या मैं इसकी कॉपीज ले सकता हूँ? हाँ, आप ले सकते हैं। याद रखिएगा, लेकिन जब कॉपी लेने का बात आएगा तब आपको पर पेज जो मैक्सिमम रुपीज है वो 10 रुपीज पर पेज है। आर्टिकल इससे ज्यादा फीस नहीं बोल सकता, तो पर पेज मैक्सिमम कितना हो गया? 10 रुपीज। क्या हर किसी को पे करना पड़ेगा? हाँ जी। बात समझ रहे हैं? मैं समझा दूं आपको, अगर मेंबर, डिबेंचर होल्डर, इंडियन सिक्योरिटी होल्डर या कोई आउटसाइडर, उनकी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की, डिबेंचर होल्डर्स की, ठीक है, सिक्योरिटी होल्डर्स की या एनुअल रिटर्न्स की कॉपी लेना चाहता है, एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी कॉपी लेना चाहता है, तो उसके लिए उसे पर पेज मैक्सिमम 10 रुपीज चार्ज कर सकती कंपनी। आर्टिकल इससे लेसर अमाउंट बता सकता है, 10 से कम बता सकता है, हायर नहीं। क्लियर है? एकदम क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? आई होप फटाफट सब कुछ दिमाग में जा रहा होगा, सब में आ रहा होगा। क्लियर? और मैं जो प्रोविजन बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, एक बार जाके रीड करो, बात खत्म। क्लियर? लेकिन बोलना ज्यादा है, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। क्लियर? ऑलराइट, नाउ सर अगर मैंने कॉपी के लिए अप्लाई किया तो देखिएगा विद इन 7 डेज कंपनी को वो कॉपी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सर कितने दिन में? विद इन 7 डेज। कितने दिन में? विद इन 7 डेज कॉपी देना पड़ेगा कंपनी को, विद इन 7 डेज कंपनी को कॉपी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सर हमको कॉपी देते ही नहीं वो लोग, मना कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप नोटिस दे दीजिएगा। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप उसको एप्लीकेशन दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यहाँ बोल रहे हैं, जो कि एक्चुअल मिनिस्ट्री है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा फॉर इमीडिएट इंस्पेक्शन। क्लियर है? कोई डाउट्स में? आई होप समझते जा रहे हैं आप लोग, ठीक है? अच्छा, अब एक और बात सुनिएगा, यही आपको एक और बात समझा देते हैं कि सर मान लीजिएगा ये रजिस्टर जो मेंटेन कर रहे हैं या जो प्लेस का हमने बात किया, मतलब सेक्शन 94 के अंदर, या हम बात करेंगे इंस्पेक्शन का, हमने अगर इसे फॉलो नहीं किया तो आप ध्यान सुनेगा। अगर जब हम यहाँ पर इन सब की बातें करेंगे तो मैं आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस ऐड कर दूँ ताकि आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 94 के अंदर हमने बात किया प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन, प्लेस ऑफ कीपिंग 94, प्लेस ऑफ कीपिंग एंड 94 के प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन। यहाँ मैंने कीपिंग का बताया आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे, ठीक है, जो कि मेंबर्स के होंगे, डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स, ठीक है। एनी अदर प्लेस पे अगर करते हैं तो मोर देन 1/10 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर जहाँ रिसाइड करते हैं बाय पासिंग एसाइन जेनोमेटिक, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। एनुअल रिटर्न्स और इससे वहीं मेंटेन किए जाएंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पे। लेकिन अगर हम बात करें इंस्पेक्शन की तो ये लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं कौन कौन, जिनका इंटरेस्ट है, प्लस आउटसाइडर भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ने सेक्शन 94 के साथ कंपाइल नहीं किया तो सुनिए ना, ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो लोग गलती कर रहा है, जो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, उन पर जो पेनल्टी है पर डे है 1000 रुपीज, और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक डिफॉल्ट चलता रहेगा, तो पर डे 1000 रुपीज और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज ये फाइन लग जाएगा। सिंपल है,
अच्छा, अब क्या होता है कई बार, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि किसी इंसान का नयान मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। कई बार क्या होता है कि एक इंसान का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में बिना वजह ही एंटर हो गया, या बिना वजह ही उसका नेम रिमूव हो गया, या उसका नेम एंटर करने में देरी कर रहे हैं। क्या सर? ध्यान से सुन लीजिएगा, हम आपसे कह रहे हैं कि या तो किसी का नेम जो है ना, किसी पर्सन का नेम विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन आर में मेंशन हो गया, तो क्या होगा सर? कर लेने दो। नहीं, समझो, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। रजिस्टर ऑफ मेंबर में ये जो बन जाता है ना, ये प्राइमा फेसी एविडेंस से ट्रीट होता है सर। प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब हाँ, ये शो करता है कि ये पर्सन जो है ना, ये कंपनी का मेंबर है। और सुनो, आप जानते हो, अगर उस इंसान ने कंपनी के शेयर, अगर उसके नाम से एंट्री कर दिया उसने, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी बन गई। अगर उसने उस कंपनी के शेयर्स के ऊपर पेमेंट नहीं किया है, मैंने बताया आपको इस वाला वीडियो, पहले वाले वीडियो में, अगर उसने शेयर्स में पेमेंट नहीं किया तो उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। क्लियर है? तो ये तो प्राइमा फेसी एविडेंस हो गया। हाँ, तो क्या होगा देखो, 3 सिचुएशन हो सकती हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर में 3 सिचुएशन की बातें कर रहा हूं मैं। पहला कह रहा हूं, क्या रहा है, पर्सन नेम एंटर्ड विदाउट सफिशिएंट कॉज। पहले क्या कह रहा है, बिना किसी वजह ही यार उसका नाम आपने क्या लिख दिया आरोप में, या फिर एंटर नहीं हुआ, ओमिटेड। फिर ओमिटेड मतलब रिमूव, हाँ, ये बिना किसी वजह उसका नेम रिमूव कर दिया। थोड़ा क्या है, अननेसेसरी, क्या सर? अननेसेसरी डिले। क्या सर? हाँ, अननेसेसरी डिले मतलब सुनो ना, आपने बताया था अप्रूवल हो जाने के बाद में 7 दिन के अंदर एंट्री होना चाहिए। अभी तक हमारा नेम एंटर नहीं किया रजिस्टर ऑफ मेंबर में। क्लियर? अब आप समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा होता है, 3 सिचुएशन आ गई। पहला, पर्सन नेम एंटर विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, बिना किसी वजह किसी का नाम डाल दिया गया रजिस्टर ऑफ मेंबर में, या बिना वजह ही उसका नेम रिमूव हो गया है, या अननेसेसरी डिले हो रहा है। ऐसे केस में पर्सन, तो जो भी पर्सन है वो, ये पर्सन यहाँ पर अगर कोई कंपनी है, वो अपील करेगा किसको? ट्राइब्यूनल को। सर कौन सी ट्राइब्यूनल? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। सर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, हाँ जी, एनसीएलटी को एप्लीकेशन देगा। किस चीज की अपील लगाएगा? किस चीज की अपील लगाएगा? कि सर मेरा बिना वजह नाम डाल दिया इसमें। तो अब ट्राइब्यूनल क्या करने वाला है? सोचना, ट्राइब्यूनल करेगा या तो डिसमिस कर देगा, बोला बकवास बात कर रहे हो। हाँ, अपील डिसमिस कर सकता है अगर वो जेन्युइन अपील नहीं हुई, और अगर अपील एक्सेप्ट कर ली, देन आफ्टर हियरिंग द बोथ पार्टीज क्या पास करेगा? ऑर्डर। और ऑर्डर पास करने के बाद कहेगा कि सुनो, या तो उस बंदे का नेम वहां से रिमूव करो, या उसका नेम ऐड करो, या इमीडिएटली एंटर करो विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। क्या सर? 10 दिन के अंदर। सर 10 दिन कहां से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। एनसीएलटी के ऑर्डर मिलने के ठीक 10 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ जाएगा? उस रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन करनी पड़ जाएगी कंपनी को। क्लियर एकदम? आई होप समझते जा रहे हैं। सिंपल बात क्या है। अच्छा सुनिए, इसके अलावा बात और करते हैं थोड़ी सी फॉरेन रजिस्टर की बात कर लेते हैं। फॉरेन रजिस्टर सिंपल सा है, मैंने बताया था आपको, फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना है एमजीटी 3 में। याद देखिएगा एमजीटी 3 में, तो जैसे ही आपने किसी कंट्री में आउटसाइड इंडिया फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया है, याद देखिएगा सेम पैरामीटर्स पे उसे मेंटेन किया जाएगा जैसे कि प्रिंसिपल रजिस्टर इन इंडिया मेंटेन होता है, सेम पैरामीटर्स पे। ठीक है। सेकंड थिंग, उसे एमजीटी 14 में आपने मेंटेन किया, एमजीटी 14 में आपको आरओसी को विद इन 30 डेज ऑफ ओपनिंग ऑफ सच रजिस्टर इंटीमेट कर देना है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए आरओसी को कि किस कंट्री में कहां पर रजिस्टर ऑफ फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। तो फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, फॉर्म नंबर एमजीटी 3 में विद इन 30 डेज इंटीमेट टू द आरओसी फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ सच रजिस्टर इन एनी अदर कंट्री। क्लियर है? फर्दर, अगर कोई डिसकंटिन्यू कर दिया, मान लीजिए आप मेंटेन नहीं करते, बंद कर दिया, क्या आपने जगह चेंज हो गई, चेंज कर दिया, जहां पे मेंटेन करते हैं वहां नहीं करते, देन अगेन सेम फॉर्म एमजीटी 3 विद इन 30 डेज में आपको इंटीमेट करना है। कितना सिंपल है। फॉरेन रजिस्टर एमजीटी 3 intimate to ROC within 30 days from the date of opening. If there is any changes or discontinuance of such register, then again intimate to the ROC within 30 days of the such changes. And as I said, जो भी एंट्री वहां होंगी उसकी एंट्रीज कहां पास कर दी जाएंगी? ट्रांसफर की जाएंगी
टाइम टू टाइम साइमल्टेनियसली मेंटेन करेंगे ना, यहाँ भी कर रहे हैं वहाँ भी करेंगे, ठीक है। अगर वो डिसकंटिन्यू कर दिया तो इमीडिएट सारी की सारी एंट्रीज कहाँ शिफ्ट कर जाएंगी, प्रिंसिपल रजिस्टर में। पकड़ते जा रहे हैं। आई होप मैं ऐसे बहुत क्विक वे में इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। जितना क्लैरिटी से समझेंगे उतना मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिएगा, हाँ, फटाफट से एक छोटी सी बात ऐड कर देता हूं, क्योंकि कंपनी जब भी फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करेगी, जब भी फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करेगी, याद रखिएगा एक्चुअली इसको मेंटेन करने के लिए आर्टिकल में इस बात की ऑथराइजेशन होनी चाहिए। मतलब सर फॉरेन रजिस्टर अगर मेंटेन करना है तो यहां पर इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करता हो। मतलब सर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज कर रहा है तो कंपनी आउटसाइड इंडिया भी फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर सकती है फॉर दोज हु आर देयर फॉरेनर्स, शेयर होल्डर्स और सिक्योरिटीज होल्डर। सिंपल, वो बाहर के लोगों का लिए मेंटेन कर सकता है, पर प्रोवाइडेड एज आई सेड कहां लिखा होना जरूरी है, आर्टिकल्स बात की ऑथराइजेशन देता हो। ऑलराइट, अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और समझ लो, सेक्शन 91 का, सेक्शन 91 का। सी, इस वीडियो का बेनिफिट ही यही है कि अगर आप ध्यान से सुनते चले जाएंगे ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट इमीडिएटली कवर कर लेगा, ठीक है। आगे देखते हैं सेक्शन 91 को। सेक्शन 91 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर या डिबेंचर होल्डर्स या फिर अदर सिक्योरिटीज होल्डर, क्लियर, अदर सिक्योरिटीज होल्डर, अदर सिक्योरिटीज होल्डर। सुनिए, सेक्शन 91 कहता है कि क्लोज, अब देखिए क्लोज क्यों करते हैं समझना। जब भी कंपनी को जैसे मान लीजिएगा बोनस शेयर इशू करना है, राइट शेयर इशू करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो इसको करने के लिए एलिजिबल लोगों की कैलकुलेशन होती है। सर एलिजिबल लोगों की कैलकुलेशन होती है मतलब कौन लोग, भाई आप समझो ना, अगर राइट इशू देना है, बोनस इशू देना है तो किसको देंगे, हम लोग अपना मेंबर लोगों को देंगे, डिविडेंड देना किसको देंगे, अपने मेंबर लोगों को देंगे। लेकिन इसके लिए पता लगाना जरूरी है ना कि हमारे मेंबर कौन कौन है, क्योंकि शेयर तो भैया कैसे है, ट्रांसफरेबल है, किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो एंट्री बदलती रहेगी, है ना, बहुत सिंपल सा है। आपके पास शेयर था, आज आपने बेच दिया और किसी और का हो गया, लेकिन आज रजिस्टर ऑफ मेंबर में आप ही के नाम है, मेरा नहीं है, और शेयर तो मेरे पास है। तो यहाँ हम देखेंगे कि एंट्री में चेंजेस होते रहेंगे। और कंपनी जब भी कोई कॉर्पोरेट बेनिफिट्स देता है, क्या कह रहे हैं, कंपनी कभी भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स डिक्लेयर करता है। कॉर्पोरेट बेनिफिट्स कैसे होते हैं सर, जैसे भी बताया ना एग्जांपल देके आपको, राइट इशू है, बोनस शेयर्स हैं, डिविडेंड है, ठीक है, इस तरीके के कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसके लिए एलिजिबल मेंबर कौन होगा, जिनका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में हो। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर में हमें पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। सिंपल, रजिस्टर मेंबर को, डिबेंचर होल्डर्स या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स को। तो सेक्शन 91 क्या कहता है, कंपनी कैसे कैसे बंद कर सकता है, ध्यान सुन जाइएगा। कहता है पूरे साल में ना जो मैक्सिमम क्लोज हो सकता है रजिस्टर, क्लोज का मतलब है उस टाइम कोई एंट्री नहीं होगा इसके अंदर, इसमें कोई एंट्री नहीं डाली जाएगी उस वक्त, सिर्फ कैलकुलेशन होगी, उस समय कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो उस टाइम करने के लिए मैक्सिमम कहता है नॉट एक्सीडिंग इन एग्रीगेट, कैसा, इन एग्रीगेट 45 days in each year। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां लिखा हुआ है ईयर, तो यहां मैं बात करूंगा कैलेंडर ईयर का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर में। तो कैलेंडर ईयर में जैन टू दिसंबर कंपनी मैक्सिमम जो टोटल लेंगे एग्रीगेट, अलग अलग डेट पर उसने डिक्लेयर की कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, अगर अलग अलग डेट पे कॉर्पोरेट बेनिफिट्स डिक्लेयर किए तो इन्हें अलग अलग डेट्स पे जो एग्रीगेट आएगा वो कितना हो सकता है, 45 days, ठीक है। एट वन टाइम, क्लोज की बात कर रहा हूं, कितना कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 45 days इन ईच ईयर एट वन टाइम। अगर एक ही बार में क्लोज करना हो, नॉट एक्सीडिंग 30 days, मतलब अगर एक ही बार लगातार बंद करना है लंबे टाइम के लिए तो मैक्सिमम 30 days तक, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। सिंपल एकदम, मतलब सर क्यों कर रहे हैं, फिर समझा देते हैं। देखो समझो ना,
मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट देने वाला हूँ, आप लोगों के पास मेरे शेयर्स हैं मेरी कंपनी के। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन कौन लोग हैं, इतना सारा मेंबर है, तो मुझे कैलकुलेट करने में, एलिजिबल मेंबर्स निकालने में, जो कि एंटाइटलमेंट है जिनका हक बनता है, उसके लिए मुझे वक्त दीजिए, ताकि मैं इसमें एंट्री रोककर अभी कोई एंट्री नहीं करके पहले कैलकुलेट कर लूँ कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन इसकी एंटाइटलमेंट है। तो उसके लिए मैं करूँगा क्लोज करूँगा। तो पहला प्रोसेस कहता है साल में मैक्सिमम पीरियड कितना होगा इन एग्रीगेट, अलग अलग पीरियड में आपने बंद भी किया था, तो टोटल एग्रीगेट कितना 45 डेज इन ईच ईयर, कैलेंडर ईयर बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार में ही लगातार बंद करना है, मैक्सिमम 30 डेज, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन एट वन टाइम, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज एट अ वन टाइम, सिंपल है। लेकिन सर हमको बताओ ऐसे थोड़ा चल जाएगा, हाँ कंपनी इंटीमेट देगा एडवांस में, क्या कह रहे हैं, कंपनी इंटीमेशन देगा, कंपनी क्या आएगा इंटीमेशन, सर कितने दिन पहले, ध्यान सुनिएगा, कंपनी 7 दिन पहले इंटीमेशन देगा, क्या कह रहे हैं, कंपनी 7 दिन पहले इंटीमेशन देगा, कंपनी कैसे, 7 days बिफोर ऑफ क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर, 7 days बिफोर, ये 7 days बिफोर क्या करेगा, क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर इंटीमेट, कैसे इंटीमेट करेगा, सुनिए ध्यान से, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके, क्या आप सर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देगा कितने दिन पहले, 7 days, एटलीस्ट 7 days बिफोर, 7 दिन पहले, बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द रजिस्टर, कितने दिन पहले, 7 days बिफोर। कहां पर रजिस्टर, कहां पर एडवर्टाइजमेंट होगा, ध्यान सुनना, जहां पर उसका रजिस्टर ऑफिस है ना, उसका डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेशन हो चाहिए, 2 पेपर में, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर पेपर। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर का मतलब सुन लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा अगर हम बात करें जो भी एरिया उसकी लोकल लैंग्वेज में पेपर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पंजाब की बात करूं, और पंजाब में चंडीगढ़ में अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो पंजाबी लैंग्वेज में भी देना जरूरी है और एक इंग्लिश लैंग्वेज में भी। वर्नाकुलर पेपर का मतलब यहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेज से है, क्लियर है, ऐसा नहीं कि वर्नाकुलर पेपर में इंग्लिश में दे दिया, ठीक है, इस पे जजमेंट एक ऑलरेडी है, तो मैं आपको समझा दूं क्या कहना चाहता हूँ। वर्नाकुलर पेपर का मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज भी है, उसकी वर्नाकुलर लैंग्वेज जो कि लोकल लैंग्वेज है, जो कि मेजॉरिटी को समझ में आती है, ठीक है। कहां पर, डिस्ट्रिक्ट प्लस जिसकी वाइड सर्कुलेशन है, वहां 7 दिन पहले इंटीमेशन देना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाई रजिस्टर मेंबर बंद होने हैं, तो एक मेंबर जो होगा ना वो बेटर होगा ना, रुक जाएगा, आई डोंट वांट टू सेल माय शेयर्स, क्यों, अरे कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिलेंगे तो क्यों सेल करें, बात समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है रे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात समझिएगा सर, अगर कंपनी लिस्टेड है तो मेरे ध्यान से सुनो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर कंपनी लिस्टेड है ना तो सेबी की बात माननी पड़ेगी, मतलब सेबी चाहे ना बाय ऑर्डर इस 7 डेज से लेसर पीरियड बोल सकता है, क्या सर, हाँ सेबी अगर चाहे तो बाय ऑर्डर 7 डेज से भी कम पीरियड बोल सकता है कि इससे कम पीरियड के अंदर आपको इंटीमेट कर देना है, क्योंकि कंपनी बेसिकली जहां पे बात होगी सेबी की बात वहां हो रही है जहां कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, यहाँ शेयर्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। तो ऐसे केस में कंपनी को इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज को भी करना पड़ता है कि हम अपना बुक क्लोजर कर रहे हैं, इसे बोलते हैं बुक क्लोजर एंड ऑफ द डे, कि कंपनी कर रहा है क्लोजर, जैसे वो क्लोज कर रहा है टू कैलकुलेट द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, सिंपल। तो सेबी किस पे अप्लाई कर देगा, जब कोई लिस्टेड एंटिटीज है, लिस्टेड कंपनीज के केसेस में 7 डेज से भी कम पीरियड को कर बोल सकता है, इससे कम पीरियड में बता सकते हैं। लेकिन एक और बात, अब चाहे कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, 7 डेज का तो नोटिस देना, अगर सेबी चाहे तो लिस्टेड केस में 7 डेज से कम का पीरियड बोल सकता है, प्लस दोनों केसेस में कंपनी की अगर वेबसाइट है तो कंपनी का वेबसाइट पर भी इसका नोटिस डाल देने का, कंपनी का नोटिस डाल देने का कि 7 दिन पहले कंपनी अपना बुक क्लोज करेगा इस पर्टिकुलर डेट पर, ठीक है, क्लियर एकदम, डाउट नहीं है, दैट्स गुड। साल में मैक्सिमम कितना, एग्रीगेट 45 डेज, एट वन टाइम 30 डेज, कितने दिन पहले इंटीमेट करना है, 7 डेज। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में जिसकी सर्कुलेशन डिस्ट्रिक्ट में है वो वाइड सर्कुलेशन है, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में भी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी, सिंपल, सेबी लेसर पीरियड रेफर कर सकता है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है, सुनिएगा, आपको हर एक मेंबर को नोटिस सर्व करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं प्राइवेट कंपनी, मतलब अगर पब्लिक कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी में न्यूज़पेपर में ऐड निकाल दिया, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो आप हर मेंबर को पर्सनली सर्व करेंगे, मतलब मेंबर को उसके एड्रेस पे किया जाएगा नोटिस की कंपनी अपना बुक रजिस्टर्ड मेंबर्स को क्लोज करने वाला है, डिबेंचर्स को क्लोज करने वाला है, सिंपल, चलो एकदम। अब लास्ट बात बहुत सिंपल सी है,
इसका बात करेंगे प्रिजर्वेशन। इन सब रजिस्टर्स को कब तक मेंटेन करना है मेरे दोस्तों, प्लीज ध्यान सुनिए लीजिएगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर जो होगा ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर ये परमानेंटली मेंटेन होगा सर। रजिस्टर ऑफ मेंबर प्लस इंडेक्स, क्लियर है? इंडेक्स को भी वैसे ही मेंटेन किया जाता है जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर को। सो रजिस्टर ऑफ मेंबर प्लस इंडेक्स परमानेंटली मेंटेन होंगे सर। परमानेंटली हाँ, जब तक कंपनी है तब तक मेंटेन करना ही करना है। कौन से फॉर्म में? एंटिटी 1 कब से बनना स्टार्ट हो गया था? और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो एंटिटी 1 फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और कब तक? जब तक कंपनी है। तो परमानेंटली रजिस्टर मेंटेन होंगे। रजिस्टर ऑफ मेंबर प्लस इंडेक्स परमानेंटली, याद रखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, परमानेंटली मेंटेन करना है। डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर के इसमें 8 इयर्स, कितना? 8 इयर्स, कितना? 8 इयर्स। कहां से काम करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जिस दिन से, आई मीन जिस दिन आपने डिबेंचर्स की रिडेम्पशन हो गई ना, रिडेम्पशन होने के 8 साल तक, रिडेम्पशन होने के बाद से, सो आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ, क्लियर है? सो डिबेंचर होल्डर्स हियर, डिबेंचर होल्डर्स रजिस्टर, डिबेंचर होल्डर्स रजिस्टर मस्ट बी मेंटेन at least 8 years from the date of redemption of such debentures. या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स है उसी केसेस में भी। एनुअल रिटर्न आप जानते होंगे, एनुअल रिटर्न 8 years from the date of filing of annual return with the ROC। ROC के साथ फाइल करने के बाद में उसको 8 साल तक प्रिजर्व करना मैंडेटरी है। आप जानते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर इस 8 ईयर को एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। ये अकाउंट्स एंड ऑडिट वाले चैप्टर में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, क्लियर है सर? काफी सारी बातें बता दी हैं आपने। हाँ जी, आई होप आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अगर ध्यान से सुने होंगे, आई गारंटी आपको ये रिवाइज हो गया होगा। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा। गुड बाय।